बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको ईटा और एनएमडीकेट के एमसीक्यूज़ जो कि रिलेटेड है हाइब्रिडाइजेशन के साथ और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 के हाइब्रिडाइजेशन इज ऑप्शन नंबर 1 ये फिजिकल प्रोसेस है। ऑप्शन बी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सी नंबर जो है वो इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है। और डी नंबर पे हम जाते हैं कि ये आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कि ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि ये एक एटम के अंदर होता है, इस वजह से इसको हम इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस कहते हैं। वजह ये है कि आइसोलेटेड एटम के अंदर ये नहीं होता है। अगर अकेला एटम हो, कार्बन अकेला एटम है, यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कार्बन सेंटर में है, इसके अगल बगल यहां पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस सेंटर कार्बन में मौजूद होता है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये उस वक्त होता है जब ये मॉलिक्यूल में होता है ये एटम। इस वजह से इसको इंट्रा एटॉमिक फिनोमिना कहा जाता है। इसमें कोई दूसरा एटम इन्वॉल्व नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। और ये आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है कि अगर आपके पास 2s1 एक इलेक्ट्रॉन है और यहां आपके पास 2p3, तो ये याद रख के आपके पास ये देखे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, ये 3 ऑर्बिटल्स नीचे की तरफ आ जाते हैं इस तरह से, और एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाता है। तो यहां जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहां पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये इन बिटवीन द पी और एस के दरमियान में यहां पर इसकी इंटरमिक्सिंग होती है। और जब ये इंटरमिक्सिंग होती है तो ये ऑर्बिटल नीचे आते हैं, तो इससे आपके पास एनर्जी जो है ये एनर्जी आउट ये होती है। और एक ऑर्बिटल्स ऊपर जाता है तो इसको हम कहते हैं कि एनर्जी इन। तो ये एनर्जी इन कम होती है और एनर्जी आउट ज्यादा होती है। इस वजह से ये आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा एमसीक्यूज जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने, तो वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन एमसीक्यूज नंबर 2 वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन नॉट डिपेंड ऑन, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपके पास है स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर पे, दूसरा बॉन्ड एंगल पे,
बॉन्ड एंगल पे डिपेंड नहीं करता। सी बोथ, ये बोथ ए एंड बी और डी, नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ दीज। तो इसमें आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है। ये स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल पे डिपेंड नहीं करता। देखिए इसकी वजह क्या है, आपके पास है मीथेन, ये मीथेन है। मीथेन में आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आपके पास है अमोनिया, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आपके पास है वाटर, उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, और ये पैरामाइडल, और ये बेंड शेप का है, ये बेंड शेप। तो देखिए यहां पर स्ट्रक्चर जो है ये डिपेंड नहीं करता है, तो स्ट्रक्चर डिपेंड। दूसरा, अगर हम बॉन्ड को देखें तो वाटर में जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का है। और अमोनिया में अगर देखा जाए तो अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 डिग्री का है। और अगर मीथेन में देखा जाए तो मीथेन में आपके पास जो बॉन्ड एंगल है तो वो 109.5 डिग्री का है। तो ये है आपके पास MCQs नंबर 2। अब हम MCQs नंबर 3 की तरफ जाते हैं और MCQs नंबर 3 जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। देखें आपके पास है MCQs नंबर 3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव ये हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव एक हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव सेम एनर्जी, इसकी एनर्जी सेम होती है। दूसरा, सेम शेप। तीसरा जो है सेम साइज या सेम लेंथ। और डी नंबर आपके पास है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसमें आपके पास है ऑल ऑफ दीज। सुन ले, आपके पास इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से करना चाहता हूं कि ये सपोज आपके पास है 2s, ये 2s है 2s1, और ये आपके पास है 2p3। तो p में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 3, और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि इसकी जो एनर्जी होती है वो डिफर है। क्यों? यहां पर अगर आप देखें तो यहां n+l रूल्स के मुताबिक यहां 2 वैल्यू है, यहां पर 0, तो यहां 2 आता है। दूसरा, यहां पर n+l रूल लागू करो तो यहां 2 है, और एज़्मुथल क्वांटम नंबर p के लिए वो होता है 1, तो इससे वैल्यू 2 आती है। तो इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लिहाजा इसकी एनर्जी से डिफर। इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, और इसका शेप स्फेरिकल, इसका शेप डम्बल। लेकिन जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसका देखें 1 2 3 और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके इक्विवेलेंट 4 बनाते हैं। तो ये sp3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए
ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। इसकी जो साइज है वो सेम है, एनर्जी सेम है, शेप सेम है, लेंथ सेम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल ऑफ दीज, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी एनर्जी सेम, शेप सेम, साइज सेम, लेंथ जो है वो सेम होती है। अब हमारे पास है कि एक एमसीक्यूज नंबर, आपको थर्ड एमसीक्यूज नंबर 4 ये बताना चाहता हूं। एक और एमसीक्यूज है जो कि हाइब्रिडाइजेशन के साथ रिलेटेड है, तो वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो क्वेश्चन रिलेटेड है, एमसीक्यूज रिलेटेड है, तो वो ये है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड will have देखिए ऑप्शन नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन। बी नंबर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सी नंबर जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डी नंबर जो है वो आपके पास है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास, हम क्लिक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को और ये हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और इसका तरीका मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू डिटरमिन हाइब्रिडाइजेशन। तो z वैल्यू से आप फाइंड आउट करते हैं। z वैल्यू बराबर है हाफ into valence shell electron in a center atom। प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज, प्लस वैल्यू होती है फॉर नेगेटिवली चार्ज, और ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है फॉर पॉजिटिवली चार्ज, और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट जो है वो आपके पास हाइड्रोजन हो सकता है और हेलोजन हो सकता है। इसके थ्रू आपको अगर ये वैल्यू मिल जाए 2 तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये वैल्यू मिल जाए 3 तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये मिल जाए 4 तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये मिल जाए 5 तो sp3d है, और अगर ये मिल जाए 6 तो sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसमें Z की वैल्यू, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपके पास है हाफ। सेंटर में सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6 एंड हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब सल्फर के साथ जो मोनोवेलेंट हेलोजन है वो भी तादाद में 6 है, तो 6 इसके साथ प्लस करते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो यहां पर 12 आएगा और 12 को 2 पे डिवाइड कर दो तो यहां 6 आता है। लिहाजा सल्फर हेक्साफ्लोराइड में आपके पास है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका शेप ऑक्टाहेड्रल है। और अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जो कि विस्पर थ्योरी के साथ रिलेटेड है, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के साथ रिलेटेड है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना चाहते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस है सबसे पहले कि हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन हेक्साजीनॉन डाइफ्लोराइड। हाउ मेनी, क्वेश्चन है हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
इन ज़ीनान डाइफ्लोराइड। ज़ीनान डाइफ्लोराइड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और किस तरह से मालूम करते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन है 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बी नंबर 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और सी ऑप्शंस आर्टिकल सी, ऑप्शन नंबर सी, तो वो है 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और डी में आपके पास है 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक्सप्लेन किस तरह करते हैं? हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फार्मूला, ये आपके पास है Z की वैल्यू से बॉन्डेड एटम निकाल दे, बॉन्डेड एटम्स विद अ सेंट्रल एटम। देखिए आपके पास ज़ीनान की Z वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन से निकाल दे, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन इसकी कराते हैं तो आपके पास Z की वैल्यू देखिए ज़ीनान डाइफ्लोराइड, ये आपके पास हाफ है। ज़ीनान ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग करता है, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन जो है ये मोनोवेलेंट है 2 इन नंबर, तो ये 10 हो जाता है, और 10 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 5 बन जाता है। अब जब 5 बन जाता है तो Z की वैल्यू 5 हो गई है, और ज़ीनान के साथ यहां दोनों साइड पे 2 फ्लोरीन बॉन्डेड है, तो यहां बॉन्डेड फ्लोरीन 2 है, तो 5 से 2 को निकाल दो तो 3 आता है, तो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये 3 हो जाते हैं। सो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किसके पास? ज़ीनान डाइफ्लोराइड के साथ। तो ये है एमसीक्यूज, विस्पर थ्योरी का एक एमसीक्यूज। अब हमारे पास है शेप ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड का शेप, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि शेप ऑफ, देखे एमसीक्यूज है द शेप ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें आपके पास है कौन सा शेप है इसका? तो ये सीसा शेप है। दूसरा ये आपके पास ट्राइगोनल बायापिरामिडल है। सी नंबर स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लेनर है, और डी नंबर जो है वो टेट्राहेड्रल है। तो इसका शेप जो है हम आप एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सीसा शेप होता है, इसका शेप जो है वो सीसा की तरह है। सबसे पहले हम जाते हैं कि इसकी जो Z की वैल्यू है वो आपको बता दें। देखिए यहां आपके पास सल्फर है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, तो यहां Z की वैल्यू कुछ इस तरह से कि ये हाफ है, और यहां आपके पास सल्फर, ये आपके पास जो सल्फर है वो 6 है, आपके पास सल्फर 6 है। तो जब सल्फर 6 है और आपके पास मोनोवेलेंट 4 है, तो ये 10 बन जाता है, 10, और 10 को आप डिवाइड कर दो 2 पे, तो यहां पर 5 बन जाता है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d का है, और हाइब्रिडाइजेशन वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, या Z वैल्यू जो होती है, या जिसको हम स्टीरिक नंबर कहते हैं,
तो ये एक्सप्लेन करता है, इससे ये डिपेंड करता, ये एक्सप्लेन करता है ज्योमेट्री को, ये एक्सप्लेन करता है ज्योमेट्री। अब देखिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाया पिरामिडल है, लेकिन शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास इसका जो शेप है वो किस तरह से बनता है, और आप देखिए इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखिए ये सल्फर है, सल्फर का ये वाला ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, सल्फर का ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, सल्फर का ये वाला पोजीशन भी ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है। जबकि यहां पर आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो एक्सियल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो आपके पास इसकी जो ज्योमेट्री है, ये देखिए इसकी जो ज्योमेट्री है, ये आप इसको देखें, थोड़ा सा आगे लेके जाएं, ये आपके पास इसकी जो ज्योमेट्री बन जाती है, इसकी जो ज्योमेट्री बन जाती है वो ट्राइगोनल बाया पिरामिडल, ट्राइगोनल ये तीन कोने और बाया पिरामिडल। लेकिन जो शेप होता है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद अगर हम इसको रोटेट कर दे, सल्फर को रोटेट कर दे, तो यहां पर एक फ्लोरीन और यहां पर दूसरा फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन यहां लगेगा और एक फ्लोरीन यहां लगेगा, और बिल्कुल इसका शेप जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खत्म करने के बाद ये सीसा शेप की तरह होता है। तो ये सीसा शेप है, लेकिन ज्योमेट्री जो है इसकी वो आपके पास ट्राइगोनल बाया पिरामिडल है। अब इसके बाद आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, ज़ीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ज़ीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड हैज़ अ शेप। तो ज़ीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड का शेप वो किस तरह से होता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ज़ीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड, द शेप ऑफ ज़ीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड, MCQs, the shape of xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो एक आपके पास है ट्राइगोनल बाया पिरामिडल, बी शेप जो है वो है टी शेप होता है, सी जो है वो स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर, और डी जो है वो टेट्राहेड्रल। तो हम उसी तरह से सबसे पहले ज़ीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड की जो Z की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो Z ज़ीनान, ये देखिए हाफ, और ज़ीनान बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 8, और आप यहां पर 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। इसके पास ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, इसके पास फ्लोरीन मोनोवैलेंट 2 है। तो देखिए ये आपके पास बन जाता है 10 को 2 पे डिवाइड कर दो तो इससे आता है 5। तो ये याद रखिए Z वैल्यू जब 5 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और D है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाया पिरामिडल है, लेकिन इसका शेप कौन सा होगा अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से। ये देखिए ये आपके पास ज़ीनान है, और ज़ीनान में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है Z वैल्यू से बॉन्डेड,
जेड वैल्यू से बॉन्डेड एटम को हटा दो तो जेड वैल्यू आपके पास 5 है, बॉन्डेड एटम 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन तो ये 3 है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो अब देखिए आपके पास यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे 1 फ्लोरीन और यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पे दूसरा फ्लोरीन, और यहां आपके पास ऑक्सीजन है, जबकि यहां आपके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर यहां पर और दूसरा लोन पेयर यहां पर, जो कि एक्सियल पोजीशन पे होता है। तो ये देखिए कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करता है, और ये ट्राइगोनल बायोपिरामिडल है। लेकिन अगर हम इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको छुपाएं और इस स्पीशीज को हम रोटेट कर दे, तो ये देखिए ज़ीनान है, यहां पर फ्लोरीन और यहां ऑक्सीजन मिल जाता है। तो देखिए इसका शेप टी शेप का होता है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी सही है। द शेप ऑफ ज़ीनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड का शेप जो है वो आपके पास टी शेप का मौजूद है।